बिहार में 15 मई तक के लिए लगाया गया लॉकडाउन। राज्य सरकार के सभी कार्यालय रहेंगे बंद, आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी। लॉकडाउन ऐलान के साथ ही सियासत शुरू। हमने जताई आपत्ति, आरजेडी और एलजेपी ने कहा फैसला लेने में की गई देरी। हेमंत सोरेन ने की सभी विभागों की समीक्षा, चिकित्सा सेवा और मनरेगा समेत अन्य जारी योजनाओं की ली जानकारी। सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाने पर की गई चर्चा। कोरोना के चलते आईपीएल के सभी मैच रद्द, खिलाड़ियों के संक्रमित होने के चलते बीसीसीआई ने लिया फैसला। सीएसके और केकेआर के खिलाड़ी हुए थे संक्रमित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो बिहार में बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन पर हो रही सियासत और बंदिशों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में 15 मई तक लगाया गया लॉकडाउन। पटना हाईकोर्ट ने अपनाया था सख्त रुख। आईएमए ने भी की थी लॉकडाउन की मांग। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए कई हलकों की तरफ से लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही थी। पटना हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में बिहार के नीतीश कुमार की हुकूमत ने पूरी सियासत में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस बारे में नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी। नीतीश कुमार ने ट्वीट में लिखा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गदर्शिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच नीतीश सरकार ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ की गई बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम नीतीश के ऐलान के बाद बिहार सरकार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और पुलिस महानिदेशक ने संयुक्त पीसी की, जहां उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बढ़ी बंदिशों के बारे में जानकारी दी। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं क्या बंद रहेगा और किसको छूट रहेगी। राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। सामाजिक, राजनीति और धार्मिक समारोह पर रोक। सभी सार्वजनिक और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। दूध और सब्जी जैसी आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी। आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। अस्पताल और उससे जुड़े संस्थान खुले रहेंगे। शादी में 50, अंतिम संस्कार में 20 की अनुमति। डीजे, बारात और जुलूस पर रोक। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार में शामिल सहयोगी पार्टी हमने इस पर ऐतराज जताया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि लॉकडाउन से गरीबों को दिक्कत होगी। अगर वे कोरोना से बच भी जाए तो भूख से कैसे बचेंगे। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए। बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच। बहरहाल हाईकोर्ट के दखल के बाद नीतीश सरकार ने लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लिया है। कई पाबंदियां भी बढ़ा दी है, लेकिन देखना ये होगा कि बिहार की जनता इसको कितनी ईमानदारी से फॉलो करती है। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा तो की जा चुकी है और अब देखना वाकई यही होगा कि किस तरीके से धरातल पर इसे लागू किया जाता है। यानी कि जमीनी स्तर पर ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि बिहार की जनता को समझाना भी उतना ही मुश्किल होता है जब अब ये फैसला तो ले लिया गया है।
और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं माधव आनंद जी, जो कि महासचिव है जेडीयू से, और साथ ही हमारे साथ राकेश रोशन जी आज जुड़ चुके हैं आरजेडी की तरफ से, जो कि प्रवक्ता हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहला सवाल माधव आनंद जी आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से 15 मई तक के लिए जो लॉकडाउन बिहार में लगाया जा चुका है, क्या लगता है कि वाकई धरातल पर इसे पूरी तरीके से पालन करवाया जा पाएगा जनता को कह करके? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बिहार की जनता भी उतनी ही ढीठ होती है, क्योंकि उन्हें मनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिना मास्क के नजर आते, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आते हैं। सुरभि, देखिए बिहार की जो हालात अभी वर्तमान में है कोविड के संक्रमण को देखते हुए बहुत ही चिंताजनक है। लगातार संक्रमण का रेट जो है बढ़ रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी काफी देखी जा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद हम लोगों ने कोशिश की कि नाइट हो सके तो कोरोना के संक्रमण पे जो है थोड़ी सी जो है रोक लगे, लेकिन जिस रूप में सफलता मिलनी चाहिए थी नाइट कर्फ्यू से, वो सफलता हम लोगों को अभी तक जैसे नहीं मिल पाए। दूसरी बात, तमाम जो रिपोर्टें आ रही है, कल भी आपके चैनल पे मैं भी था, तमाम जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें बिहार की स्थिति चिंताजनक जैसे बताया जा रहा है, और आने वाला जो 10 से 15 दिन है वो और भी भयावह हो सकता है। तो बाकी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं कि लॉकडाउन लगाया जाए। अब लॉकडाउन, मैं पहले भी बोला था कि लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प के रूप में ही जो है हो सकता है। लॉकडाउन एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, और भी सोल्यूशन है, और हम लोगों ने काफी कोशिश की, और लॉकडाउन अंतिम विकल्प यही बचा था कि अब लॉकडाउन लगे, और लॉकडाउन लगे लोग उसका जो है पालन करें लॉकडाउन का, जिससे कि जो संक्रमित लोगों की संख्या में जो लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसको रोका जा सके, और जो लोग संक्रमित हो चुके हैं जिनकी तादाद बहुत बड़ी मात्रा में है, जो आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप एक एक हॉस्पिटल का इमेज लाके हम लोगों को भी दिखाने का काम किया कि पुराने हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। तो हम लोग का भी ध्यान वहां गया, और हम लोग की पूरी कोशिश रही है वहां जिन चीजों की कमियां हैं उस कमियों को जैसे अविलंब दूर किया जाए, तो उसमें भी मददगार हम लोग को साबित होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप जी, बिहार सरकार ने देखा कि बिहार सरकार ने एक कोष का भी गठन किया, जिसमें जितने एमएलए हैं और एमएलसी हैं उनके जो है उनके फंड से भी 2-2 करोड़ रुपया लेने का काम किया, क्योंकि बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। तो कोरोना महामारी से अगर लड़ना है तो हर फ्रंट पे हम लोग को मजबूत होना पड़ेगा, और बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, तो निश्चित रूप से वो जो फंड जो 600 करोड़ का जो कॉर्पस तैयार हुआ है, निश्चित रूप से वो फंड काफी मददगार साबित होगा बिहार को, और जो संसाधन की जरूरत है इस कोविड संक्रमण को रोकने के लिए और महामारी को रोकने के लिए, उससे मददगार साबित होगा। और मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं, अभी नकारात्मक राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। सत्ता पक्ष को भी मैं बोल रहा हूं और विपक्ष को भी बोल रहा हूं, हम सब लोग मिले, ये आपदा का घड़ी है, और जो जहां है जितनी मदद हो सकती है हम लोग मदद करें, और जब यह भावना आ जाएगी तो कोरोना पे विजय प्राप्त करने में दुनिया की कोई ताकत हम लोग को नहीं रोक पाएगा। ठीक माधव जी, आपके पास लौटूंगी मैं। राकेश रोशन जी, सवाल आपसे यही कि 15 मई तक के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसके लिए हाईकोर्ट ने भी नीतीश सरकार को फटकार लगा दी, लेकिन अब ये जो फैसला लिया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि जो 15 दिनों का ये जो लॉकडाउन लगाया है, और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि 15 मई तक के लिए हम संपूर्ण तरीके से इसको पालन भी करवाएंगे, कोशिशें लगातार जारी है, आप लोग की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन अभी नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि जो गरीब जनता है उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो आपके तरफ से क्या कोई विकल्प आप सरकार यानी सत्ता पक्ष को दे सकते हैं कि बिना लॉकडाउन के भी किस तरीके से बिहार में आंकड़े कम किए जा सके? मैडम, सबसे पहले आप जो मेरा डिजाइनेशन बोल रही हैं उसको सुधार लिया जाए। मैं विधायक हूं आरजेडी का, मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं। ठीक, माफी चाहूंगी आपसे। जी जी, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम पटना उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने मानवीय संवेदनाओं को समझ करके अपने दायित्व का निर्वाह किया, और दायित्व का निर्वाह करने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी किया बिहार सरकार पर, यदि बिहार सरकार को थोड़ा भी शर्म हया बचा हुआ है, नीतीश कुमार जी के पास थोड़ा भी शर्म और हया है, तो जो नीतीश जी पर टिप्पणी किया हाईकोर्ट ने कि बिहार के अंदर कोरोना काल में सरकार पूरे तौर पर फेल है,
न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न अस्पताल में बेड की व्यवस्था है, न कोरोना के आवश्यक दवाओं का जो उपलब्धता होनी चाहिए वो है। ऐसी परिस्थिति में जब हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को नंगा कर दिया तो मुख्यमंत्री जी को पद पर रहने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं किया, वो कभी देश का और राज्य का कल्याण नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आप उस पर कोई कार्य योजना नहीं बना सकते। लेकिन राकेश जी, सवाल मेरा आपसे ये था कि अगर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन, अगर मान लीजिए लॉकडाउन को लेकर के ये जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और हम पार्टी की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया था और ये कह दिया गया कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो गरीब जनता को भी कहीं ना कहीं इसका अभाव झेलना पड़ेगा और जो प्रकोप होता है उससे वो बच नहीं पाएंगी। तो ऐसे में क्या आपके पास कोई और विकल्प तैयार है कि अगर आप सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को अपनी तरफ से कोई विकल्प दे पाए? हमने लॉकडाउन का कभी विरोध नहीं किया जी। लॉकडाउन हम लोगों ने भी कहा कि कोरोना के चैन, जो संक्रमण का चैन है, उसको तोड़ने के लिए लॉकडाउन बिहार में लगाया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने ये कहा कि बिहार के अंदर वैसे लोग जो बीपीएल परिवार में है, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, या जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं, जो रिक्शा चालक है, जो मजदूर भिन्न भिन्न चीजों में काम कर रहा है, वैसे लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सरकार को सुधार करने का पहल करना होगा और लॉकडाउन में उनको उनके जीवन उपयोगी सामानों को उपलब्ध कराना होगा। खास करके आज के तारीख में उनके लिए राशन की व्यवस्था और उनका घर का चूल्हा कैसे जले, यदि ये व्यवस्थित सरकार करती है तो उसके बाद लॉकडाउन लगाना कोई गलत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कोई अलग से विकल्प जो बात कहते हैं, तो विकल्प की बात सरकार ने जो कही थी कि नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था कि बिहार में कोई नाइट कल्चर नाम की चीज नहीं है। बिहार कोई दिल्ली और बंबई नहीं हो रहा है जहाँ की लोग 9 बजे के बाद सड़कों पर निकलते हैं। इसलिए नाइट कर्फ्यू का कोई महत्व बिहार में नहीं है। बिहार में संक्रमण को तोड़ना है तो उसके लिए 2 ही उपाय हैं। एक उपाय तो जो है कि लॉकडाउन लगाइए, गरीबों के जो समस्याएं हैं उसको दूर करके, और दूसरा जो उपाय है कोरोना के रोकथाम के लिए आवश्यक चीजों की उपलब्धता हो। और इसके लिए हमने कहा सरकार से कि आज जो पटना के हॉस्पिटलों पर जो आज जो ये दबाव है ऑक्सीजन सिलेंडर के कमी का, बेड के अभाव का, या ठीक है राकेश जी, भी जो ठीक है, आपके पास एक बार फिर लौटूंगी मैं, लेकिन अभी आप ही के सवालों का जवाब जरा ले लेते हैं एक बार फिर से जेडीयू से ही। माधव आनंद जी, सवाल आप पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी देरी आपने क्यों कर दी है फैसला लेने में? आपको ये फैसला तो बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। राकेश भाई की बात अगर पूरी हो गई तो मैं स्टार्ट करूं जी। राकेश जी की अगर बात पूरी हो गई, राकेश जी आपकी अगर बात पूरी हो गई तो मैं बोलूं आपके बातों का जवाब दूं। राकेश जी अगर आप ठीक है अपने तरफ से सवाल रख रहे हैं तो जवाब भी तो सुनिए। माधव जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं। माधव जी अपना जवाब दीजिए। सुरभि जी, कल तक जब हम लोग ने लॉकडाउन नहीं किया था तो विपक्ष बड़े हंगामे कर रहे थे कि भाई हाई कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने स्वतंत्र संज्ञान लिया और लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा है, झारखंड में लॉकडाउन हो गया, यहाँ क्यों लॉकडाउन नहीं हो रहा, लॉकडाउन विकल्प है, सरकार को कर देनी चाहिए, बहुत देर हो रही है, तमाम तरह। इसलिए मैंने पहले ही संबोधन में मैंने कहा कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है, अभी सकारात्मक सोच की जरूरत है। और राकेश जी मेरे अच्छे मित्र हैं, आरजेडी परिवार से मेरा भी मधुर संबंध रहा है, सब लोग जानते हैं। तो मैं आपसे आरजेडी पूरे परिवार से मैं आग्रह करता हूं कि जब सकारात्मक राजनीति करेंगे तो आपको भी बिहार की जनता जो है मौका देगी सेवा करने का। इसलिए सकारात्मक बात कीजिए और शब्दों के चयन में बारीकी जरूर बरतिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे सरकार के लिए उसको गिनाना पड़ेगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कर रहे हैं
राजनीति करने का वक्त नहीं है राकेश भाई। राजनीति करने का वक्त आएगा तो वहाँ यदि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन में आवश्यक दवाओं की कमी है, इस बात को उजागर करना आप राजनीति समझते हैं तो ये आपको मुबारक हो। अब सरकार को माधव जी और राकेश जी आपसे गुजारिश करेंगे एक एक करके अपनी बात को रखें, ऐसे ना दर्शक आपकी बातों को सुन पाएंगे ना हम आपकी बातों को सुन पाएंगे। सुरभि जी आपने मुझे मौका दिया, मैंने बड़ी गंभीरता पूर्वक राकेश जी की बातों को सुना। अब मेरी जब मुझे आपने मौका दिया कि इनके सवालों का जवाब दे तो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सत्य से भागने की इन लोगों की रही है, शुरू से स्ट्रेटजी रही है आरजेडी परिवार का, और यही कारण है कि आरजेडी जब सत्ता में जैसे नहीं आ पाई है। मैं इसलिए इनसे कहना चाहता हूँ कि अभी आप नकारात्मक बातें ना कर, सकारात्मक बात कीजिए। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी जनता ने चुन के जैसे विधानसभा में भेजा है, आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे टीका टिप्पणी करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे आप लोग तो जाने ही जाते हैं शब्दों के चयन में, आज तक जीवन में कभी आप लोगों ने बारकी नहीं बरता। शब्दों के चयन में अगर बारकी बरता रहता तो विधानसभा में क्या क्या शब्द यूज किए गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तेजस्वी यादव जी के द्वारा, मेरे अच्छे मित्र हैं, क्या कभी शोभा देता है क्या विपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री जी के जैसे शब्दों का प्रयोग करना? तो वो आप लोगों के संस्कार में है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अभी एक महामारी है और ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। आपने देखा होगा राकेश जी, दिल्ली हाईकोर्ट से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके सबने तीखी टिप्पणी की है वहां की सरकारों पे। अभी जब आपदा ऐसा है कि उस आपदा को आपके पास जितने भी संसाधन आप लगा रहे हैं वो भी जैसे कम महसूस हो रहा है, वहां संसाधन महसूस होती है कि और भी लोगों को और भी संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए पहले ही बार मैंने बोला था कि सरकार ने 600 करोड़ का कॉर्पस भी तैयार किया है, जो विधायक और विधान परिषद उनसे 2-2 करोड़ रुपया उनके फंड से लिया गया है। तो सरकार सभी तरह के विकल्प और सभी तरह के जो उपाय हो सकते हैं उस पर गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन राकेश जी, अगर ये सवाल किया जा रहा है कि अगर कमियां गिनाई जा रही हैं तो कमियां तो नजर आ ही रही हैं, उस पर अगर ये कहा जा रहा है, और राकेश जी का ये सवाल था कि माधव जी से आप जरा पूछिए कि अगर ऐसे कमियां लगातार सामने आ रही हैं, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी तो कहीं पे आईसीयू बेड्स की कमी, कहीं वेंटिलेटर्स की कमी, कहीं टेक्नीशियन नहीं है, तो ऐसे में उन कमियों को लेकर के बात कीजिए ना। सुरभि जी, मैंने क्या कहा कि बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। हम लोग कई फ्रंट पे लड़ रहे हैं, इकोनॉमिक पेंडेमिक के साथ साथ हम लोग कोविड पेंडेमिक, दोनों फ्रंट पे जो है तो हर सरकार को, सिर्फ बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार को भी लड़ना पड़ रहा है। जब कोविड पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक जब दोनों फ्रंट पे लड़ेंगे तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अपने पास संसाधन बहुत सीमित है, केंद्र सरकार से जितना मदद हो सकता है केंद्र सरकार जैसे तमाम राज्यों को भी कर रहा है और बिहार। चलिए ठीक है, यहाँ एक बार को मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर आपके इसी बात पर एक बार मैं जवाब राकेश जी से भी चाहूंगी। राकेश जी, अभी आपने माधव जी को भी सुना, तो अब आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सीमित संसाधन है, हमारे पास केंद्र सरकार जब तक कुछ देगी नहीं, हम तब तक राज्य की जनता के लिए भी कैसे क्या करेंगे? क्या लगता है कि क्या राज्य की सरकारों के पास कहीं कुछ ऐसा साधन नहीं है या फिर उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है कि बिना केंद्र सरकार के मदद के भी वो अपनी तरफ से जनता के लिए कुछ कर सके? मैंने ये नहीं बोला कि बिहार हम लोग को केंद्र सरकार की तरफ से समर्थन नहीं मिल रहा है। सरकार है बिहार में, सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे, जो संसाधनों की कमी का ये रोना रो रहे हैं, भारत सरकार ने जो संसाधन अभी उपलब्ध कराए उन संसाधनों का उपयोग भी बिहार सरकार नहीं कर रही है। अभी वो भारत सरकार ने 193 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता कराया है बिहार को, और पूरे बिहार में अभी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 96 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का खपत बिहार के लोग कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने जो कोटा दिया उसका भी खपत ये नहीं कर रहे, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ये अपनी जिम्मेवारी को दूसरे के सर पे कैसे फेंक सकते हैं? दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, पीएम केयर फंड से पिछले दफा कोरोना संक्रमण के दौर में सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर दिया गया, और वो वेंटिलेटर आज भी अस्पताल में रखा हुआ है, उसको चालू नहीं किया गया, टेक्नीशियन के अभाव में चालू नहीं हुआ, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और यदि इसी बात को उठाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो सकारात्मक बातों को कर रहे हैं, सच्चाइयों को आपको समझना होगा। जब तक सच्चाई नहीं समझिएगा, कमियों को नहीं समझिएगा, तब तक आप इसको दूर नहीं कर सकते। एक बात हम और कहना चाहते हैं मैडम, राकेश जी, अब आप ही के बातों पर ठीक
उनके सवाल का जवाब हमने आपसे लिया, अब आपके सवालों का जवाब हम माधव जी से ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि अगर माधव जी आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि विपक्ष तो अपना काम कर रही है, वो केवल उन कमियों को उजागर कर रही है, तो अगर ये कमियां हैं तो कमियां ठीक करना भी तो सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर वो कमियां गिना रहे तो नकारात्मक राजनीति यहाँ कहाँ नजर आ रही है? मैंने पहली बात की आप अपना तो करेक्ट करें, मैंने कभी नहीं बोला कि केंद्र सरकार की तरफ से हम लोग को नहीं मिला है। नहीं, मैंने भी ये नहीं कहा कि आपको केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। मैंने सिर्फ इतना उनसे पूछा कि अगर आप कह रहे हैं कि उनके तरफ से संसाधनों की अभी कमी है और अभी हम तक पूरे संसाधन नहीं पहुंचाए जा रहे, सवाल में फर्क था। वही मैं बता रहा हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जितनी मदद मिलनी चाहिए थी सभी राज्यों को मिल रही है बिना पक्षपात किए हुए, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश हो या बीजेपी। तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जैसे पूरी कर रही है और हर प्रदेश को जितना हो सकता है असंभव जैसे मिल रहा है। जहां तक बिहार की बातें आप लोगों ने की कि बिहार में फलाने चीज की कमियां हैं, विपक्ष को जैसे सरकार की कमियों को गिना रहा है, अच्छी बात है। मैं तो आपको भी धन्यवाद दिया, मैं तो चैनल को भी धन्यवाद दिया, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भी किसी चीज की कमी को उजागर जब करती हैं, आपके चैनल उजागर करता है कि फलाने जगह एनएमसीएच में फलाने चीज की कमी है, फलाने हॉस्पिटल में फलाने चीज की कमी है, तो सरकार संज्ञान में लेती है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में अगर आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सारे संसाधन को भी लगा रहे हैं, आपकी पूरी कोशिश से 100% से ज्यादा एफर्ट आप डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी कमियां यहाँ रह रही है, क्योंकि ये महामारी का रूप ले चुका है। आप समझिए, जब महामारी और नॉर्मल वायरल फीवर में बहुत का अंतर है, ये महामारी का रूप ले चुका है। आपके पास संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या में जितनी इजाफा हो रहा है उतना आपके पास बेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक दिन में क्रिएट नहीं किया जा सकता। जहां अगर 20-20 हजार केसेस अगर एक दिन में आते हैं और 20,000 लोगों को अगर एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं तो इसलिए बार-बार कहता हूं बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, लैंड लॉक आपका स्टेट है। सुनिए मेरी बात को पहले, आप लैंड लॉक स्टेट है आपका स्टेट, कोई यहाँ पोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको सड़क मार्ग से ही आना पड़ता है, तो जब लैंड लॉक स्टेट है तो स्वाभाविक है। ठीक है, आप बोल लीजिए। माधव जी आपकी बातें हमने पूरी सुनी। अब यहाँ पर एक बार राकेश जी भी आपके ही शायद किसी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी अपनी बात रखिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। मैंने तो कहा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया उसका उपयोग इनके गलतियों के कारण नहीं हो रहा है। मैंने गिनाया कि ऑक्सीजन दे रही है केंद्र सरकार, उसका उपयोग ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमने कहा आपको कि वेंटिलेटर दिया गया था पिछले दफा, वो सारा वेंटिलेटर यूज नहीं किया जा रहा। यदि उसको पहले से चालू करके रखा जाता तो आज जो वेंटिलेटर का रोना रोया जा रहा है, इससे तो जनता को निजात मिलती। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी को तो समझना होगा, अपने कमजोरी को तो स्वीकार करना होगा कि हमने इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि WHO बार बार कह रहा था कि कोरोना का संक्रमण रिपीटेड एक्शन है, फिर रिपीट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि जो संसाधन थे उन संसाधनों को कम से कम दुरुस्त रखा जाए, लेकिन संसाधन मिलने के बाद भी इन्होंने दुरुस्त नहीं रखा। ये एक राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। यदि किसी को संसाधन दिया गया और उसका उपयोग नहीं कर रहा, उस पर ये बोलने के लिए माधवानंद जी तैयार नहीं है। क्यों वेंटिलेटर चालू नहीं हुआ बिहार के अस्पतालों में देने के बाद भी? क्यों टेक्नीशियन नहीं बहाल हुए? क्यों डॉक्टरों को नहीं बहाल किया गया? क्यों पैरामेडिकल स्टाफ बहाल नहीं किए गए? ये किसकी जिम्मेवारी थी? आज जो 193 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दे रही है केंद्र सरकार, उसका उपयोग नहीं कर रही है बिहार सरकार, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? माधव जी से लेते हैं। माधव जी, सवाल आपने सुन लिया। एक सवाल मेरा भी है कि अगर हम सबसे बड़े अस्पताल बिहार की बात करते हैं कि SKMCH, वहां का दौरा लगातार पप्पू यादव भी कर रहे हैं, और NMCH की बात कर रहे हैं जब, तो NMCH का जब वो दौरा करते हैं तो ऐसे में NMCH से लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं, ग्राउंड जीरो की उन्होंने वो अपडेट्स भी दिखाई है कि किस तरीके से वहां पर गंदगी भी एक और बिखरी होती है, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है, लापरवाहियां कैसे बढ़ती जा रही है, और आप एक और कह रहे हैं कि ठीक है नकारात्मक राजनीति नहीं करे, लेकिन कमियों को उजागर करना नकारात्मक राजनीति का हिस्सा कैसे है, ये आपसे मैं जानना चाहूंगी, और इसको ठीक करने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, जितनी बातें आप लोग जो हम लोग के संज्ञान में ला रहे हैं, चाहे मैंने पहले भी कहा है अस्पतालों में कमियां, और राकेश जी ने बोला कि वेंटिलेटर जो पहले से दिया गया था वो वेंटिलेटर का यूज नहीं हो रहा है। तो राकेश जी बताने का कष्ट करें कि आखिर बिहार में जो क्रिटिकल अभी कंडीशन है, अगर लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता, तो वेंटिलेटर कहाँ से आ रहा है? क्या आरजेडी परिवार जो है लोगों को दे रहा है क्या?
अरे भाई, आप ये बेबुनियाद बातें कैसे कर सकते हैं? या तो आप जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बार-बार बोलता हूं, बोलने से पहले तथ्य को जैसे समझने की कोशिश करें और सही तथ्य को रखें। सही तथ्य को रखें तो जनता भी आपको एक्सेप्ट करेगी। बिहार में जो भी पोजीशन है, जो क्रिटिकल पोजीशन है, ऑक्सीजन के कमी के साथ साथ जो वेंटिलेटर की भी जो आप लोग उजागर कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर अपने माधव जी, लेकिन कटआउट्स तो सबने देखे थे, अखबारों में भी ये खबर छपी ही थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी बात करें तो हम मीडिया कर्मियों ने उस खबर को भी दिखाया था कि ये विज्ञापन छापे गए थे कि वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं, टेक्नीशियंस की जरूरत है, उन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है और साथ ही साथ निजी कंपनियों को देने की भी बात आपने कही थी। और ये अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद हो तो मैं आपको याद दिला रही हूँ। ये सुरभि जी अच्छी तरह याद है, और मैं अगर जहां कमियां रहती है, यही तो एक सुशासन बाबू की सरकार कहा जाता है। जहां कमियां हमें आप उस कमियां को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं कभी नहीं कहा, आपने कहा ऑक्सीजन की कमी है, मैंने कहा कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई है बिहार में। मैंने कहा कि डिमांड और सप्लाई दोनों में गैप है। डिमांड और सप्लाई में क्यों गैप है? जब राकेश जी के प्रश्न का जवाब मैं और शास्त्री होने के नाते दे चुका हूँ कि मेरी बातों को पूरा नहीं, अगर केंद्र सरकार 193 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई तो भाई कहां से किस रूप में होगा ये लैंड? ठीक है माधव जी, इतनी देर से हमने आपकी बात को सुनी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास वक्त का अभाव है जरा, तो एक लास्ट कमेंट हम राकेश जी से भी लेना चाहेंगे। राकेश रोशन जी, क्या कहेंगे? आपने सुना अभी कि माधव जी ने अपने तरफ से तो सारी कमियां खामियां उजागर की, उसके बाद से उसे वो कह भी रहे कि हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप इस पर क्या कहेंगे? राकेश जी, राकेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, माधव जी और राकेश रोशन जी आपका भी। तो जिस तरीके से अभी आपने सुना कि किस तरीके से जेडीयू और साथ ही जो आरजेडी के जब लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही तरफ से एक दूसरे की कमियां गिनाई जाती है, बात होती है नकारात्मक राजनीति की, लेकिन खामियों को कब तक पूरा किया जाएगा अब ये तो देखने वाली बात होगी। और 15 मई तक के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है ये किस तरीके से बखूबी जमीनी स्तर पर इसका पालन होगा ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ।